फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हमारा चैप्टर चला था क्लास 9th का, और हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है, इनर्शिया पढ़ लिया है, फोर्स का बेसिक क्या होता है वो पढ़ लिया अब तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों ही, और यहाँ हम सीखने वाले हैं कि क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ठीक है। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। तो शुरू करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम मोमेंटम वर्ड एक नया है वो पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या होता है, देखिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मेरे ख्याल में अपन ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर पढ़ा है कि जिसके पास डायरेक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जनरली आप देखते हैं, मान लीजिए एक दीवार है, ये बहुत सारी ब्रिक्स ईंटें हैं और ईंटों की एक दीवार बननी पड़ी है, ठीक है। और आप बदमाशी करने में माहिर हैं, आपको तोड़ फोड़ चाहिए, बदमाशी चाहिए सारे दिन, तो आपको ये दिख गई है, ठीक है। ये आपकी स्कूल की बस है सपोज़, ठीक है। ऐसे कुछ बस इधर मुँह कर देते हैं उसका, ये आपकी अमेरिका स्टाइल की बस है, स्कूल बस है ये आपकी, ठीक है। मान लीजिए आपकी स्कूल का मास, बस का जो मास है वो इतना लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, एग्जैक्ट अपन को बस को नाप के नहीं आएंगे, एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेट इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करती हुई इस तरफ आगे बढ़ रही है, बढ़ रही। अब इतनी स्पीड से, ये 50 बहुत अच्छी खासी स्पीड है। ऐसे आप मान लो एग्जाम्पल के लिए, ऐसे मान लो कि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी स्कूल बस दौड़ती हुई जा रही है। सामने एक दीवार आ गई, जो केवल एक दीवार खड़ी है ऐसे, ठीक है, ईंटों से, बहुत सारी ईंटों से बनी हुई है। आपकी बस जाएगी और बस जाके उस दीवार को हिट करेगी और दीवार ऐसे टूट जाएगी, बिखर जाएगी। समझे ना, केवल दीवार कह रहा हूँ मैं, केवल दीवार है। जैसे मान लो कोई एडवेंचर चल रहा हो, कुछ शूटिंग चल रही हो, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो आप बड़े खुशी खुशी उसको दौड़ाते हैं अपनी बस को, और जोर से जाके उस कार को, उस दीवार को ठोकते हैं, दीवार बिखर जाती है। फिर भी आप नॉर्मल भी देखते हैं, बहुत सारे वीडियो आते हैं, कई बार न्यूज़ में भी आता है कि एक ट्रक घुस गया घर के अंदर, एक बस अंदर घुस गई, तो वो कैसे घुसते हैं, दीवार तोड़ के तो घुसते हैं, तो दीवार तोड़ के ये घुस गई, ठीक है। तो आपके पास बस के पास मास था और वेलोसिटी थी, ठीक है। अब यही बस आप इमेजिन करो कि ये बस किसी स्लोप पे खड़ी है। जैसे मान लो ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है। आप देखते हैं कई बार अपने आसपास मोहल्ले में देखते हैं एक कार खड़ी होती है, या एक कार खड़ी होती है, या कोई अंकल है जो अपनी किसी चीज़ को पार करते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर्स को। तो अगर स्लोप पे पार करते हैं तो आप देखते हैं वो इस तरफ ऐसे टायर पे गाड़ी खड़ी करने के बाद में ऐसे एक पत्थर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पत्थर? ताकि ये इस तरफ खिसक के ना आ जाए, ऐसे लगाते हैं। यानी ऐसा मान लेते हैं इसने, आपकी ये बस थी, इस केस में आपकी जो ये बस है उसका मास तो अभी भी कितना है, 100 kg है, लेकिन आपकी बस की वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट पे है, तो 0 वेलोसिटी। आप देख रहे हैं कि यही बस इस सिचुएशन के अंदर ये कम से कम 500-700 ईंटें थी, उसको तोड़ दिया, यानी उनसे रुकी नहीं ये, और तोड़ के आगे चली गई। और इस सिचुएशन में आप देख रहे हो उसी बस को, उनमें से किसी एक ईंट का आपने यहाँ यूज किया और ये बस यहाँ रुकी हुई है, नीचे तरफ नहीं आ रही। तो यहाँ ये बस इन एक 500-700 ईंटों से रुकी नहीं, और यही बस यहाँ पे एक सिंगल ईंट से रुकी हुई है। ये क्या डिफरेंस आ गया? क्या इस टाइम मास नहीं था? इस टाइम मास नहीं था। अब यहाँ देखिए, इस टाइम एक वेलोसिटी थी और इस टाइम एक वेलोसिटी नहीं थी। बस इसका मतलब मास अकेला होगा तो काम नहीं चलेगा,
वेलोसिटी अकेली होगी तो काम नहीं चलेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना के लेके आ रहे हैं, और वो कंबाइन फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? मोमेंटम। क्या नाम है? मोमेंटम। यानी मैं क्या करूँगा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू मास m वेलोसिटी v। ये जो क्वांटिटी बन के आई है इसे हम बोलते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। तो इस सिचुएशन में क्या था, इसमें कुछ क्यों नहीं हो रहा था? इसमें इसलिए नहीं हो रहा था कि इसके पास मास तो था लेकिन इसके पास वेलोसिटी 0 है। तो उससे क्या हो रहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा? कि वेलोसिटी 0 है। तो इसलिए हमने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई में किया, ताकि आप यहाँ देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आने वाला है, यानी आपके पास मोमेंटम नहीं है। तो मोमेंटम क्या हो गया? वो बॉडी जो मूविंग है, जो मोशन में है, और उसके पास मास हो गई, तो उसके पास मास इनटू वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी बन के आएगी, जिसका नाम क्या होगा? मोमेंटम होगा। ठीक है, तो अब ये नई फिजिकल क्वांटिटी आज हमने पढ़ी है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। अब इसी फॉर्मूले से आप इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मास की क्या होती है? kg, और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी? इसकी SI यूनिट होगी। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपकी जो मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन होगी तो इसके पास कौन सी डायरेक्शन होगी? तो हमने वो डायरेक्शन क्या डिसाइड की? इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी। जैसे ये आपकी कार है, बस है, वो इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, इस डायरेक्शन में वो दौड़ रही है, तो इसका मोमेंटम P भी है वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल अगर मोमेंटम की डायरेक्शन आपको निकालनी है तो सिंपल आप क्या करो, आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लो, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन मोमेंटम की मिल जाएगी। ये हमारा बेसिक तरीका है मोमेंटम को डिफाइन करने का। तो बड़ा ईजी है मोमेंटम, सिंपल मास इंटू वेलोसिटी। SI यूनिट फॉर्मूले से kg मास की है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की है, डायरेक्शन इसकी सेम एज वेलोसिटी। ये हमारा मोमेंटम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट के पास होगा तभी तो वो एक तरह से फोर्स लगा पा रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये मोमेंटम था, तभी तो इसको उसने तोड़ पाया। तभी तो क्या हुआ, यहाँ से जो दीवारें थी वो दीवारें मूव कर गई, दीवारें में जो ईंटें थी वो ईंटें ऐसे मूव कर गई, ऐसे चली गई। यानी जो ईंटें रेस्ट पे थी, जो ईंटें ऐसे रेस्ट पे थी और आपकी बस आती है और उससे टकराती है तो वो ईंट ऐसे मोशन में आ गई। अब आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अचानक वो मोशन में आ जाता है तो क्या होता है, उस पर फोर्स एक्ट होता है, तभी ऐसा हो पाता है। अपने आप कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो मोशन में नहीं आ पाता। पिछले वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था। तो ये मोशन में क्यों आया कि इसका फोर्स लगा है। वो फोर्स कहाँ से लगा, इससे लगा, और इसके पास क्या था, इसके पास मोमेंटम था। क्यों मोमेंटम था, क्योंकि इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी। यानी अब हम यहाँ देख रहे हैं कि रिलेशन निकल के आ रहा है किसका, फोर्स का और मोमेंटम का। मोमेंटम होगा तो ही तो फोर्स लगाएगा। अब ऐसे मान लो ये है, ये मान लो बस है और आपकी बस इस दीवार के जैसे ऐसे टच खड़ी है, केवल ये दीवार के साथ आपकी बस अब ऐसे केवल कांटेक्ट में है, बस खड़ी है यहाँ पे, बस रेस्ट पे है, दीवार रेस्ट पे। तो अब ये बस है, अभी यहाँ देखोगे तो ये दीवारों कुछ नहीं करने वाली, बस इसके टच खड़ी है, कांटेक्ट में है। क्यों, क्योंकि इसके पास मास तो है पर इसके पास वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो इसके पास मोमेंटम नहीं है, और मोमेंटम जब इसके पास नहीं है तो इसके टच होने से इस पर ये फोर्स नहीं लगा सकती। मोमेंटम होगा तब इस पर फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ हम देख रहे हैं देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। एक रिलेशन निकल के आ रहा है किस किस का, मोमेंटम और फोर्स का। और वो रिलेशन को और अच्छे से डिफाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। तो अब आगे हम ये पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ और फिर पढ़ते हैं। ये सेकेंड लॉ आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है मोशन का, आपने पढ़ लो आराम से। क्या लिखा हुआ है, it states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force। तो इस लॉ में एक एक लाइन को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, समझेंगे कैसे। जैसे एक कंडीशन ले लेते हैं, सपोज ये कोई सरफेस है
ऑन दिस सरफेस एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u ले लेते हैं अपन फॉर एग्जांपल, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ चुका है फर्स्ट चैप्टर में। ये ऑलरेडी कुछ स्पीड से मूव कर रहा था, लाइक 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और अभी आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ में, अगर ये 20 से मूव कर रहा है तो ये 20 से ही मूव करता रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता। दिस वॉज आवर फर्स्ट लॉ। लेकिन आपने इस पर फोर्स लगाया, सपोज आपने इस पर फोर्स लगा दिया, आप नहीं माने, और फोर्स लगाने से इसकी स्पीड बढ़ी और इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते लेट इट्स स्पीड बिकम 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके पास कुछ मास था, लेट इसके पास पहले m मास था, तो बाद में भी कितना रहेगा, बाद में भी m ही रहेगा। मास थोड़ी फोर्स लगाने से चेंज होता है। आप एक बस के धक्का दे रहे हो तो आपके धक्का देने के बाद थोड़ी है कि बस या कार का मास बढ़ गया हो, वो तो उतना रहने वाला है। क्या चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में आप चेंज ला सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। तो अब यहाँ आप फोर्स लगा रहे हो, तो देखो इसका मतलब यहाँ इसके पास मोमेंटम था, क्योंकि इसके पास इस सिचुएशन मास थी और वेलोसिटी थी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम। क्या बोलेंगे इसका, इनिशियल मोमेंटम। अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो मास भी इसका फिक्स रहता और वेलोसिटी भी इसकी फिक्स रहती, यानी इसका मोमेंटम भी फिक्स रहता। बट यू अप्लाई फोर्स F और उसकी वेलोसिटी और मास, वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लाई, अब क्या आएगा, ये आएगा F हो गया यहाँ पे फाइनल मोमेंटम। इसको क्या नाम दिया मैंने, फाइनल मोमेंटम। अब एक सिंपल कंडीशन ले लीजिए, अगर आप इस पर फोर्स नहीं लगाते तब इसका मास m है और u इसकी वेलोसिटी है, ये तो इसकी इनिशियल कंडीशन। अगर आप इस पर फोर्स नहीं लगाते तो यहाँ जब ये पहुँचता तो भी इसकी वेलोसिटी 20 रहती, कि बिना फोर्स के वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, हमने पढ़ा है। तो वेलोसिटी 20 ही रहती, मास जो भी था वही रहता, तो मोमेंटम भी m और u, यानी m और u, यहाँ भी m और u आता, यानी Pf भी आपका mu है और Pi भी आपका mu है। अगर मैं पूछूं कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो mu माइनस mu करते आंसर कितना था, 0 आता, यानी मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आप फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम में चेंज होता है। तो अब सीधी सी बात है, फोर्स नहीं लगाया, मोमेंटम में चेंज नहीं आया, फोर्स लगाया, मोमेंटम में चेंज आया, यानी मोमेंटम में चेंज कौन लेके आ रहा है, फोर्स लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, फोर्स लेके आ रहा है। तो यहाँ हम यही बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली मतलब फोर्स 0, मोमेंटम 0। फोर्स 0 तो चेंज इन मोमेंटम 0। हल्का सा फोर्स लगाया तो हल्का सा मोमेंटम में चेंज आया, ज़्यादा फोर्स लगाया ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आया, और ज़्यादा फोर्स लगाया और ज़्यादा चेंज आया। इसका मतलब फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो चेंज है वो चेंज आता जा रहा है, चेंज बढ़ता जा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो मोमेंटम में चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके अप्लाइड फोर्स के। आगे समझ में। पर सर ये क्या है, रेट ऑफ चेंज, यहाँ तो चेंज से पहले कुछ रेट ऑफ लिखा हुआ है। सही बात है। अब सपोज मान लो ये रेट ऑफ चेंज मतलब क्या हुआ, अब आप ही बता दो। ये कंडीशन ले ली मैंने दोबारा से, दो स्टूडेंट थे मेरे पास, दोनों को मैं सेम कह रहा हूँ कि दोनों को मैंने मास दे दिया। ये लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट 1 ये रहा, सेकंड ये रहा, दोनों को मैंने वही सेम मास दिया है, एम मास की दोनों बॉडी, मान लो 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg। और मैंने उनको कंडीशन भी दी है कि आपको एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है, उस पर फोर्स लगा के उसकी स्पीड को 40 मीटर पर सेकंड तक लेके जाना है।
फोर्स लगाइए, फोर्स लगा दिया। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसने तो ये जो चेंज लेके आया है वो मान लो 4 सेकंड में ये चेंज लेके आया, यानी 4 सेकंड तक उसने फोर्स लगाया, उससे उसकी वेलोसिटी 20 से 40 हो गई। और ये भाई साहब थे तेज तर्रार, ताकतवर, उन्होंने यही काम यानी 20 से 40 मास करने में, 40 स्पीड करने में केवल 2 सेकंड लगाई। अब आप अपने कॉमन सेंस से बता दीजिए, क्योंकि कॉमन सेंस आपके पास तो है ही है, कि किसने ज़्यादा फोर्स लगाया होगा। क्योंकि देखो मोमेंटम दोनों ने सेम चेंज किया है। मोमेंटम इसका भी कितना था पहले, m मास, वही मास है, वही 20, तो मोमेंटम जितना यहाँ था, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका मास 5 kg है, तो यहाँ भी 5 kg है, यहाँ भी 5 kg है, यहाँ भी 5 kg है, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में मोमेंटम में चेंज निकालो, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों सिचुएशन में। इसका फाइनल कितना है, 40 × 5, 8 चौक 20, 20 इसका मोमेंटम है, क्योंकि एम बी कहते हैं मैंने, ये फाइनल माइनस इनिशियल, वो कितना है 5 × 10, 100। कितना मोमेंटम में चेंज आया, 100 का चेंज आया। इस वाले स्टूडेंट की बात करें तो इसका अगर अपन मोमेंटम में चेंज निकाले तो इसके लिए भी 5 × 4, 200, इनिशियल कितना है 5 × 20, 100। तो दोनों सिचुएशन में आप देख रहे हो कि मोमेंटम में चेंज सेम आया है, मोमेंटम में चेंज सेम आया है। तो क्या फोर्स सेम है क्या? यहाँ देखो फोर्स सेम नहीं है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज तो सेम है, लेकिन जो मोमेंटम में चेंज लाने की जो स्पीड है, कितना फास्ट वो चेंज आएगा, वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे। यानी चेंज इन मोमेंटम तो आपके अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज, कितना फास्ट आप उसमें चेंज लेके आ रहे हैं, कितनी जल्दी उसको 20 से 40 लेके आ रहे हैं। अगर आप 4 सेकंड में लेके आ रहे हैं, अगर आप 2 सेकंड में लेके आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इसने ज़्यादा फोर्स लगाया है, तभी वही चेंज इसने 2 सेकंड में लिया है, उसने ये चेंज 4 सेकंड में लिया है। आगे बात समझ में? तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये रहा, लेकिन इसको हम किस में कन्वर्ट करें, रेट ऑफ चेंज में। तो रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम एक फैक्टर है जिसको ऐड करना पड़ेगा, और हमने वो ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया देखो, पहले भी आया हुआ ये, यानी जो चेंज इन मोमेंटम उसको हम लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइड बाय टाइम टी। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी ये दिखा रहा है कि पर सेकंड कितना मोमेंटम में चेंज लेके आ रहे हो, पर सेकंड कितना मोमेंटम में चेंज लेके आ रहे हो। इससे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम का डिवाइड कर दिया, जो कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड फोर्स के। तो ये मैंने जो बनाया है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपका पूरा का पूरा सेकंड लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है कि दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। आगे बात समझ में? चलिए अब फटाफट इनकी वैल्यू पुट करते हैं, और हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शायद मेरे ख्याल में पहले भी आ चुका है। देखिए इधर फाइनल मोमेंटम कौन सा होता है, ये रहा mv, माइनस इनिशियल कौन सा है mu, डिवाइड बाई t, f प्रोपोर्शनल, m मैंने कॉमन ले लिया, v माइनस u, डिवाइड बाई कौन है t। कोई दिक्कत इसके अंदर, v माइनस यू अपॉन टी, आपकी जानी मानी इक्वेशन याद कीजिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से v माइनस यू प्लस ए टी में लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस v को u को इधर भेज दिया, नेगेटिव बन गया। मुझे v माइनस यू अपॉन टी चाहिए, तो t को इधर भेज दो, तो मैंने ये t डिवाइड में भेज दिया, तो यहाँ से t हट गया, यानी v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a। a इज वॉट, a इज एक्सेलरेशन, ठीक है जी। तो यहाँ से फोर्स प्रोपोर्शनल m, और ये क्या आ गया e। लेकिन ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये आप फॉर्मूले की फॉर्म में न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं कर सकते। हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, इक्वल का साइन हो। क्या है हमारे पास,
इक्वल का साइन आओ। तो अब ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको रिमूव करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, ये फर्स्ट आपके सामने मेरे ख्याल में केस आ रहा है, ये साइन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इसकी वैल्यू में जितना ज़्यादा चेंज आएगा इसका मतलब उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब रिमूव करते हैं और हमें इक्वल का साइन चाहिए होता है, हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो इक्वल की फॉर्म में आने चाहिए, तो हमारे लिए क्या आता है, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ता है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से ये क्या बन गया, F इज इक्वल टू इक्वल साइन लेके आया, इसको हटाया। अब ये याद कर लेना है, फिजिक्स में 10th 11th 12th सब में आएगा कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल साइन आएगा, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म आ गई K, ये क्या आ गया, K कांस्टेंट आ गया और बच के कौन, MA, ठीक है। और लेट K इज इक्वल टू 1, K की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो क्या बच गया लास्ट में, F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA। और यही हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, कि फोर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा मास और एक्सेलरेशन होगा यानी उतना ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। अब देखिए इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस नहीं हैं बुक के अंदर, जस्ट इस टॉपिक के बाद में आगे मिलेंगे हम जब थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आएंगे, इस फॉर्मूले में भी क्वेश्चन आएंगे और फिर हमें तो NCERT एक्सरसाइज तो करनी है पूरी, तब हम इसमें देख लेंगे जितने भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले बनेंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, NCERT एक्सरसाइज में जाइए, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, नहीं होते हैं तो हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड लॉ लेके आएंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।